बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला इस दिन की बरकतों के सदके हम सब की मुश्किलात को आसान करे। साथ ही साथ आज है जी 25 दिसंबर, 25 दिसंबर और आज है जी कायदे आजम डे। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है और असल हीरो कौम के बिलाशुबा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिनकी बहुत सारी कुर्बानियां अनथक मेहनत के बाद आज हम इस आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। और यही वो चीजें हैं जिनको मेरे ख्याल से हमें याद भी रखना है और पल पल अपने मुल्क की हिफाजत भी करनी है। सोचना यह है कि कायद की वो मेहनत, वो कुर्बानी जो कि इस खित्ते के लिए उन्होंने की, जद्दोजहद मुसलसल, उसका हम किस तरह से भरम रख रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल के लिए कायदे आजम के जबरदस्त फरमुदात, जबरदस्त पैगामात हैं, लेकिन क्या हम उन पर अमल कर रहे हैं? वक्त की अहम जरूरत यह है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए सारो कुर्बानी का जज्बा रखें, अपने मुल्क को अपने घर की तरह संभाल के रखें। जब नौजवान अज़म लेकर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कायद का ये पाकिस्तान हमेशा इसी तरह से हंसता, मुस्कुराता और सरसब्ज रहेगा। साथ ही साथ 25 दिसंबर मसीही बहन भाई आज जो है वो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, तो सबको क्रिसमस की बहुत जबरदस्त मुबारकबाद। और सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से भी कल हमने देखा कि जितने भी हमारे मसीही वर्कर्स हैं उनके लिए खास तौर पर तकरीब का इनेकाद किया गया, तो उसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से शहर में तकारीब हो रही हैं, कायदे आजम डे के हवाले से शहर में तकारीब हो रही हैं। अपने शो में आपको इन तमाम तकारीब के हवाले से अपडेट भी रखेंगे। आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। हमारे साथ हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद, बताइए आज मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर शहर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और सुबह से ही जो है वो सूरज की किरणें नमूदार होना शुरू हो गई थी। हालांकि शहर में सुबह के वक्त जो है वो हल्की धुंध जो है वो देखी जा सकती थी और इस वक्त जो है वो सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पर नमूदार हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वो 86%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 63% तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानब अगर स्मोक की बात की जाए तो स्मोक भी जो है गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज ज़्यादा है लाहौर शहर में। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 310 पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज़ भी जो है वो शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया, लेकिन इतवार के रोज़ जो है महकमा मौसमियात ने शहर के कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। ठीक है जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। आप मौसम की सूरत हाल हमें बता रहे थे और इसके साथ साथ कुछ अपडेट यहाँ पर आपको प्रोग्राम में ये भी करते चले कि चूंकि धुंध ज्यादा होती है तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है। फिलहाल मोटरवे बंद है, तो आगे चल के आपको इस हवाले से भी अपडेट हम जरूर करेंगे। अभी हम शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। आज की पहली खबर, लीड स्टोरी हमारे पास है। लाहौर पुलिस में अंदरूनी सियासत, 3 माह में 1000 से ज्यादा अफसर और अहलकार तब्दील। कोरोना से एक रोज में 18 अमवात, 373 नए मरीज। वज़ीर आला के अहले खाना के टेस्ट मनफी आ गए। चीनी फिर 5 रुपए महंगी, सब्जियों के मनपसंद रेट। और जी टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस कारोबारी अफराद का घेरा तंग। सो नाज़रीन, ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह। इमरान भाई, सबसे पहले तो आज कायदे आज़म डे भी है और साथ ही साथ क्रिसमस भी है, क्या कहना चाहेंगे? कमेंट चाहिए। देखिए जी, हम बानिए पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जितना भी आज तक हमने उनके बारे में पढ़ा है तो उनकी क़यादत जो है वो एक वलवला अंगेज़ क़यादत जो है वो थी और तहरीक आज़ादी में
वो बिल्कुल एक रोशन मीनार की तरह थे। यही वजह थी कि बरसगीर के मुसलमानों के अलहदा पाकिस्तान जो है वो मिला, और उन्हीं की मरहून में मिन्नत आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो उनकी अहमियत और शख्सियत जो है उसके बारे में जो कुछ भी बोला जाए वो कम है। बिल्कुल आपने और दूसरी बात, क्रिसमस के हवाले से हम बात करें तो अगर कायद आज़म के फरमुदात जो हैं वही लें तो उनके फरमुदात में भी ये चीज़ शामिल थी कि हज़रत ईसा जो हैं वो जितना मसीही कम्युनिटी के लिए वो जितनी अहमियत उनकी है उतनी ही हमारे लिए भी है। और जिस तरह हमारे हकूक हैं इस आज़ाद मुल्क में, इसी तरह उनके भी मसावी हकूक हैं मसीही बरादरी के। तो आज का दिन हमें, चूंकि हज़रत ईसा हमारे भी नबी हैं, और ख़ास बात यह है कि हज़रत ईसा ही वो नबी थे जिन्होंने आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की इतला जो है वो लोगों को दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएंगे और वो आखिरी नबी होंगे। तो हमारे लिए वो भी हमें भी उतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितनी आज मसीही बरादरी मना रही है। बिल्कुल, तो मसीही बरादरी खुशियों का त्यौहार क्रिसमस मना रही है। तो आपको आज के इन दोनों इवेंट्स के हवाले से हम अपडेट भी रखेंगे, शहर में होने वाली तकारीब भी दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की है। लाहौर पुलिस में अंदरूनी सियासत, 3 माह में 1000 से जायद अफसर और अहलकार तब्दील। जी इमरान भाई क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में अगर बात की जाए तो जब ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई तो इनके जो मुख्तलिफ नारे थे उनमें एक नारा ये था कि ये पुलिस को सियासत से पाक करेंगे। अब इन्होंने पुलिस को सियासत से कैसे पाक किया कि 2 साल में 5 आईजीज़ इन्होंने बदल दिए। उसके बाद आए रोज़ जो है वो डीआईजी बदले जा रहे हैं, आए रोज़ सीसीपीओ बदले जा रहे हैं। अब सियासत की बात जो पुलिस में हो रही है ना, वो आप ये छोड़ें कि आईजी और सीसीपीओ तक सियासत हो रही है, कांस्टेबल तक सियासत हो रही है कि मतलब आप जो हैं वो इतना इन्वॉल्व कर दिया आपने सियासत को। मतलब सियासत इस किस्म की नहीं है कि आप पुलिस में सियासत जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि अपने जो मुखालफिन हैं उनके खिलाफ आप घेरा तंग कर सके। यहां पर सियासत इस कदर तक पुलिस डिपार्टमेंट में आ चुकी है कि अफसरान अपने दीगर अफसरान के खिलाफ सियासत करना शुरू हो गए। अब एक चीज तो बिल्कुल बहुत मशहूर वाकया भी बना रहा कि भाई एक सीसीपीओ के कहने पे आपने डीआईजी जो है वो बदल दिया। अब इससे ज्यादा सियासत जो है वो क्या हो सकती है? अच्छा इमरान भाई, अभी हम मौजूदा शहर की सूरत हाल देख लें। अब जैसा कि खबर में भी ये चीज मेंशन वाज़े तौर पर इरफान मलिक ने की है, क्राइम कंट्रोल करना पुलिस की पॉलिसी नहीं रही है। जगह जगह शहर में चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। आप ये कहते हैं सीसीटीवी फुटेजेस मंजरे आम पर आ गई हैं। पुलिस की कारकर्दगी के लिए ये चीजें सवालिया निशान हैं, शहरी गैर महफूज हैं, और उस पर हमारे सामने हर रोज ये अफसरान के तबादले सामने आ रहे हैं। यानी शहर की सिक्योरिटी, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किसी की तरजीह नहीं रहा। अब ये देखें है कि जब आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो है ही यही कि आप या तो अपने मुखालफिन जो है उनके खिलाफ घेरा तंग करेंगे या फिर आप अपने मर्जी के अफसरान जो है वो लगाएंगे, तो फिर ऐसे ही होगा ना कि शहर में जराइम की जो रेशो है वो बढ़ेगी। और खबर में भी मेंशन किया गया है कि जराइम आए रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख लें रोजाना डेली बेसिस पे हम ये देखते हैं कि लाहौर जैसे शहर में रोजाना 3 से 5 डाके जो है वो डल रहे हैं, राजनी हो रही है, डकैती हो रही हैं, राह चलते लोग जो है वो लुट रहे हैं, और अवाम का जो माल है बिल्कुल भी नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा ना, तो वो भी असली फिर ऐसे ही होगा ना। और बल्कि मैं अभी खबर जो है वो भी पढ़ रहा था इरफान मलिक की, उसमें ये भी बयान किया गया है कि यहाँ तो ये हो ना कि आप अफसरान को बदल रहे हैं उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, कि उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही, इदारे के लिए वो बेहतर नहीं है, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, चलें फिर तो समझ लगती है कि आपने उन्हें तब्दील कर दिया। इनमें कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जो माजी में बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस रही है, उनका काम बहुत अच्छा रहा है, उन्हें भी आपने बदल दिया, रीशफल कर दिया। तो जब फिर तो आपकी प्रायोरिटीज जो है वो बिल्कुल साफ जाहिर होती है ना कि भाई आप कर क्या रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके पास विजन नहीं है, ठीक है ना, आप इदारों को चला पा रहे हैं, ना आप अवाम को रिलीफ दे पा रहे हैं। एट दी एंड होगा क्या, अवाम उसी तरह जो है वो बेचारी पिटती रहेगी जैसे माजी की हुकूमतों के दौर में वह वेला करते रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। हर किस्म के टैक्स जो है वो पब्लिक दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और वाकई सूरत हाल अब ऐसी ही है, आप थाने कचहरियों में चले जाएं, जितने कहीं पर अवाम की नहीं हो रही। खुदा न खासा ये चोरी डकैती की वारदात हो जाए और शहरी कहते हैं जी FIR कटवाना ही हमारे लिए सबसे मुश्किल अमल हो जाता है यहाँ पर। और 3 माह में 1000 से जायद
अफसर और एहलकार जो है वो तब्दील, मेरे ख्याल से आज अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से पहले माजी में मेरे ख्याल के मुताबिक 13-14 साल तो मुझे हो गया जर्नलिज्म में कि मैंने तो नहीं अभी तक ये चीज़ सुनी कि भाई 3 माह में 1000 के करीब अफसरान और एहलकार जो हैं वो किसी भी गवर्नमेंट ने तब्दील किए हैं। अगर आपने तब्दील ये बेटरमेंट के लिए किए हों, चलें फिर तो बंदा आपके इस अमल को वाकई सताइश की निगाह से देखे, लेकिन हर चीज जो है उसका हाल बुरे से बुरा हो रहा है। ये गवर्नमेंट जिस चीज का नोटिस लेती है ना उसी चीज का बेड़ा गर्क होता है। बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं। और अब ये तो सभी लोग कह रहे हैं, सभी लोगों को इस बारे में पता है। खैर यहाँ पे साई साहब की भी खबर है, वो भी शामिल कर लेते हैं। 21 पुलिस ऑफिसर तब्दील, साजिद हुसैन खोकर एसपी एंटी रॉयड फोर्स तैनात किए गए हैं। ये तबादले जो किए जा रहे हैं ये किन बुनियादों पर असल पे इमरान भाई किए जाते हैं, और जवाब भी इनका कोई क्या इस तरह से बताया जाता है कि लोगों का एतमाद तो कम से कम रहे? बिल्कुल, देखें यही चीज़ें हैं कि जिस तरह मैंने अभी यही बयान कर रहा था कि ठीक है आपके पास अवामुन नास जो है वो आती है, वो शिकायत लेकर आती है, वो कहती है कि आपका ये अफसर जो है वो इन मामलात में मुलविस है या हमें इंसाफ देने में नाकाम दिखाई दे रहा है, फिर आप उसको बदलें। बड़ी अच्छी बात है कि समझ लगती है कि यार आपने अवामुन नास की फरियाद पर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी दादरसी के लिए अपने अफसरान जो है वो तब्दील किए हैं, रीशफल किए हैं। चले इस चीज़ की तो समझ लगती है, लेकिन जब आप किसी ना किसी अपने करीबी अजीज साथी या मेंबर असेंबली या वट एवर कोई भी हो उसके कहने पे जब आप इस किस्म के तकरीबा तबादले करेंगे, या उन्हीं के अफसरान जो अफसर किसी जगह पर काम कर रहा है उसी के साथी कुलीग साथी अफसर के कहने पे असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए आप उसको बदल देंगे तो फिर आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि हर आए दिन के साथ जो है वो अफसरान की तब्दीली का, एहलकारों की तब्दीली का चल रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें, अब एतमाद की हम बात कर रहे हैं, मुझे इर्द गिर्द आप रोड पे जब भी सुबह निकले आपको डॉल्फिन एहलकार भी नजर आते हैं, आपको वापस जाते हुए पुलिस की गाड़ियां भी गश्त करती नजर आती हैं। इसके बावजूद क्या वजह है कि जगह जगह चोरी डकैती की वारदातें भी हो रही हैं और अवाम गैर महफूज है? इसकी वजह क्या है? देखें मुझे अभी भी याद है कि कुछ साल कबल जो है जब हम प्रोग्राम किया करते थे, हम ये बताया करते थे कि पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद चोरी डकैती राजनी जो है वो हो रही है। हम ये कहते थे कि शायद सज़ा और जज़ा का कानून जो है ना वो इतना सख्त नहीं है, लोग डरते नहीं है कानून से। भाई अब तो कानून भी मौजूद है, अब सज़ाएं जो हैं वो भी सख्त हैं, उसके बावजूद लोग जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, कर भी रहे हैं। इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। पहली मेरे ख्याल के मुताबिक तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना वो हाकिम वक्त की होती है। ठीक है, आप कुछ लोग मजबूरी के तहत जराइम में मुलविस होते हैं, कुछ शौकिया होते हैं और कुछ आदी मुजरिम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अवाम के साथ किस किस्म का बिहेवियर जो है वो रख रहे हैं, किस किस्म की सजाएं जो हैं वो रख रहे हैं, लोगों को जराइम से दूर रखने के लिए क्या कोशिशें जो हैं वो आप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप अब ये देखें ना कि आप इदारे में अफसरान ही अफसरान की जड़ें जो है वो काट रहे हैं, फिर वो जराइम को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आपस की लड़ाइयां झगड़े इस कदर बढ़ जाएंगे तो उसका नतीजा हमें इसी तरह से नजर आएगा कि असल में इन लोगों का जो काम है, जो पुलिस का टास्क है, वो आपको कहीं पूरा होता नजर नहीं आएगा और शहरी इसी तरह से गैर महफूज रहेंगे। शहरी गैर महफूज एक और वजह से हैं और वो है कोरोना का बढ़ता हुआ फैलाव, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर रोज कितने ही अफराद जिंदगी की बाजी हारते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 18 अमवात कोरोना की वजह से हुई हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। हिकमत अमली हुकूमती और इसके साथ साथ अवाम की जिम्मेदारी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शहर में कोरोना केसेस मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की फैमिली का टेस्ट भी किया गया जो कि मनफी आया है और वजीर आला भी अब सेहतयाब हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर टोटल मरीजों की तादाद में आपको बताऊं गुज़श्ता 24 घंटे के तो ये हैं जी 373। और कल हमें बसाम ने बताया भी था कि कितने मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, कितने मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर मुंतकिल हैं। अब समझ ये नहीं आ रही है कि इस मौके पर, इस लेवल पर आपको हिकमत अमली किस तरह से तब्दील करनी चाहिए कि कम से कम आपको केसेस जो हैं वो कंट्रोल होते नजर आए। स्कूल्स आपके बंद हैं, बहुत सारी चीजें आपने लिमिटेड कर दी हैं, लेकिन अब ऐसा क्या होना चाहिए जो केसेस भी आपको थोड़े से कम होते नजर आए? इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 24 घंटे में 337 नए मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और 18 अमवात जो हैं वो हुई हैं और ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और लोगों को इसका इदराक जो है वो करना चाहिए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के हवाले से
या वजारतों के हवाले से गवर्नमेंट मजीद क्या कर सकती है? बिल्कुल, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करे कि जुर्माने करे, जुर्माने करे, वो आवाम के लिए देखें। हम अच्छा, इस चीज पे एक मुझे इख्तलाफ है। लॉकडाउन वाले एरियाज आप लोग तो बाहर होते हैं, विजिट भी करते हैं, मुझे सिर्फ बता दें। लॉकडाउन को छोड़ देना, लॉकडाउन आज जैसा लॉकडाउन गवर्नमेंट लगाती है वो तो सबके सामने है ना, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। ये चीज अनटिल अनलेस तब तक नहीं रुक सकती जब तक जो शहरी है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो उस तरह शोर नहीं करे। इमरान भाई, शहरी नहीं अमल दरामद कर रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, तो इम्प्लीमेंट कराना फिर आप ये कहना कि ये कौम डंडे की पीर है, फिर डंडा लेके बैठ जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जिन एरियाज में लॉकडाउन लगा हुआ है चोर रास्ता लोग ढूंढ रहे हैं, गाड़ियां भी गुजर रही हैं, बाइक्स भी गुजर रही हैं, कुछ लोग पुलिस एहलकारों से लड़ भी रहे हैं। लिटरली मैंने खुद गार्डन टाउन के एरिया में ये रिसेंटली देखा जब पीडीएम का जलसा जो है वो होना था, जिसके लिए सॉरी मैं कह रहा हूं कि जिसके लिए लॉकडाउन जो है वो लगाया गया, उसके लिए नहीं लगाया गया था। वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यही कह रही है कि कोरोना को रोकने के लिए लगाया गया था। उन एरियाज में भी हमने देखा कि वहां पर शहरी जो है वो पुलिस से लड़ रहे थे, रास्ता मांग रहे थे, गाड़ियां गुजार रहे थे, बाइक गुजार रहे थे। अब पुलिस फोर्स भी वहां पर क्या करे? कैद करे, डंडे मारे उन्हें, या गिरफ्तार करके थानों में भेज दे। अब लोगों को ये खुद इस जिम्मेदारी, ये मतलब हम ये नहीं कहते कि ये अल्लाह माफ करे किसी एक इलाके के लिए ये खतरा है, ये पूरे मुल्क में वबा फैली हुई है ना, बल्कि हम तो सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया को इसने बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, और पाकिस्तान में भी इसकी रेशो जो है वो बढ़ने की असल वजह ये थी कि लोगों ने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई। दूसरे मुमालिक में देख रहे हैं कोरोना के फैलाव की रेशो, एक्चुअली खौफ आ रहा है। मुझे नहीं समझ आता, मार्केटों में चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, बाहर किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, किसी ने मास्क भी नहीं पहना होता। भाई देखे ना, आप मार्केटों में जाएं, ठीक है, पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एरियाज बंद कर दिए, ठीक है, सील कर दिए एरियाज, मार्केटें बंद कर दी, ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज हो गए जी, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, दुकानें बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो गया, हम खाएंगे कहाँ से। गवर्नमेंट ने उसके मुतबादिल जो है वो जो बेचारे बिलो दी बेल्ट लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके लिए 12,000 रुपये महीने जो है वो शुरू कर दिया। राशन मुखैर ज़रात भी आ गए, वो भी राशन देना शुरू हो गए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना लोगों को इदराक करना होगा, मास्क पहनने होंगे, समाजी फासला जो है वो अपनाना होगा, लेकिन लोग अभी भी नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, लोग मैं कहता हूं कि आप सुबह अगर दही दूध वाली दुकान या नान चने वाली दुकान पे जा रहे हैं, आप लिटरली देखें लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं और मास्क भी नहीं पहने, ना समाजी फासला और कुछ भी नहीं है। और अब माजरत के साथ मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि कुछ लोगों की तो अभी भी उनका जो जहन है ना, जो माइंडसेट है वो ये है कि जी कोरोना शरोना कुछ नहीं है। बिल्कुल, मतलब अमवात जो हो रही हैं वो क्या ड्रामा है? डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है वो बेचारा इससे इफेक्ट हो रहा है, हॉस्पिटल्स में रोज वेंटिलेटर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब कैसे लोग ये कह सकते हैं कि भाई कोरोना नहीं है? और लोगों के जहन में जो ये बात बैठ गई है ना कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी कुव्वत मुदाफत बहुत जबरदस्त है, हमें तो कुछ हो नहीं सकता, ये चीजें खुदारा अपने जहन से निकाल दे। ये हालात बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, पूरी दुनिया से जिस तरह से खबरें मौसूल हो रही हैं, ये ऐसा खामोश कातिल है कि 3 से 4 दिन में ये इंसान को बिस्तरे मर्ग से कब्र तक ले जाता है। और फिर बस सामने कल होशरुबा चीज डिस्कस की, वो बताना भी इसलिए जरूरी है कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं ज्यादा उम्र के लोगों को इफेक्ट कर रहा है। 21 से 30-35 साल के लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो अब हमने ये सोचना है, हमने ये समझना है कि हमने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, और ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने बाकायदा तौर पर उनका जो 32 साल जवान साल भाई जो है उसका इंतकाल हुआ और कोरोना की वजह से, और वो बता रहे थे कि सिर्फ 2 से 3 दिन वो बीमार रहा है, उसको वेंटिलेटर पर लेकर गए हैं और पता चला कि कोरोना की वजह से उसकी डेथ जो है वो हो गई। बस अल्लाह ताला रहम करे। और ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपने साथ साथ आप दूसरों का ख्याल भी तभी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमारे पास है जी। इसको अब क्या कहा जाए, हर रोज़ महंगाई का मैंने आपसे ये प्रॉमिस नहीं किया, मैं ऐसा प्रॉमिस कोई नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने हर चीज़ हर रोज़ एक महंगाई की चीज़, अब हो रही है महंगाई, अल्टीमेटली आपको बताना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है। हर रोज एक चीज महंगी, हर रोज एक चीज महंगी, मुख्तलिफ मार्केटों में हालात जो हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। और आज बारी आ गई है चीनी की, और चीनी 5 रुपए किलो महंगी हुई है। सब्जियों के भी मनपसंद रेट हैं, अंडे 240 रुपए तक पहुंच गए हैं, मतलब समझ से बाहर हो गए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीनी की, क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें जी, बात अगर चीनी की हो या सब्जियों की हो, जिस तरह ये अब आप ये देखें कि चीनी के जो सरकारी निर्ख हैं, ये सरकारी निर्ख पर भी दस्तयाब नहीं होगी। हर दुकानदार जो है उसके अपने रेट होंगे,
सर मजिस्ट्रेट जहाँ पर जाते हैं जाके 5-10 हज़ार रुपया फाइन करते हैं सिर्फ वहां पर। अच्छा, रेट के साथ साथ एक और चीज जो आपने भी स्टोर्स पे देखी होगी, मैंने भी देखी है, हम मंथली ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, चीजों को कैटेगराइज कर दिया गया है। सब स्टैंडर्ड चीजें अगर हुकूमती सरकारी रेट पे रखी गई हैं तो वो एक जगह पर है। चीनी के भी 2 रेट है, पाउडर वाली का और रेट है, दानेदार चीनी का और रेट है, इंपोर्टेड का और रेट है, लोकल का और रेट। बिल्कुल, और फिर उस पे महंगाई, ये तो चीजें समझ से बाहर हैं। जिसने अच्छी चीज खरीदनी है वो ज्यादा पैसे दे और अच्छी चीज खरीद ले। देखें, अगर हम बात करें शहरी इंतज़ामिया के हवाले से, ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से, डेली बेसिस पर ये एक रेट लिस्ट आना वो निकालते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, आज तक सरकारी रेट लिस्ट पे कोई चीज शहरियों को मुयसर नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? मिडल मैन। और मिडल मैन का किरदार जो है वो कभी खत्म भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? इनके खांचे जो है वो खत्म हो जाएंगे ना। इनको इमरान भाई, क्या इसको कंट्रोल भी नहीं मिडल मैन किया जा सकता है? बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब मेरी बात सुने, मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर देता हूँ। मुझे ये बताएं, क्या जो शहरी इंतजामिया है, जिले इंतजामिया, उसको नहीं पता होगा कि लाहौर के करीब करीब एरियाज में कहाँ सब्जियां जो हैं वो उगाई जा रही हैं? पता होगा ना। अब ये क्या करें कि एक बंदा जो है वो सब्जी उगा रहा है, फर्ज करें प्याज है या कोई और सब्जी, गोभी है या कोई और सब्जी उगा रहा है, तो आप उसे ये कहें, लेट्स सपोज उसका नाम मोहम्मद दीन है, आप मोहम्मद दीन को कहेंगे भाई ठीक है तुम सब्जी उगा रहे हो ना, तो तुम ऐसा करो कि हम तुम्हें लाहौर के 9 या 10 जोन है, हम ये 10 जोन में तुम्हें 10 स्टॉल देते हैं, ठीक है? रेंट जो है वो हमें महाना दो और अपनी सब्जियां लाकर वहां बेचो, ठीक है ना? डायरेक्ट खेत से अगर आपने शहरियों तक सब्जियों को पहुंचाना है, खालिस सब्जियों को, और सरकारी निर्खों पर पहुंचाना है, तो फिर आपको करना तो ये चाहिए ना कि आप उस किसान को कहें कि ये स्टॉल तुम्हारा है, तुमने महीने का हमें इतना रेंट देना है, इतना किराया देना है। टैक्स ना कहें उसे रेंट कहें। वो किसान क्या करेगा? अपने 10 स्टॉल्स पे लाके अपनी सब्जी जो भी वटावर, वो प्याज है, गोभी है, अदरक है, लीमू है, जो भी है, वो लाके वहां पर रख देगा। शहरी जो है बराह रास्त खरीदेंगे। उससे क्या होगा? जो मिडल मैन का किरदार है, जो ये मंडियों में बैठे होते हैं और किसानों से सब्जियां खरीद के फिर अपने निर्खों के मुताबिक आगे जाकर बेचते हैं, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। इस चीज को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन तब जब आपका वाकई ये माइंडसेट हो कि आपने मिडल मैन का किरदार जो है वो खत्म करना है और शहरियों को सहूलत देनी है, लेकिन आप नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज लोग ये कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत में हमने चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा, अंडा कभी भी इतना महंगा नहीं हुआ था, सस्ता प्रोटीन, सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। अब सिर्फ मुझे ये बता दे, 200 रुपए से अंडे 240 रुपए तक आ गए हैं। कोई गरीब तो ये चीजें खा ही नहीं सकता ना। देखें, मैं माजरत के साथ मैं यहाँ पर अब मेरी बातें सुन के कोई ये ना कहे कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ ही बातें कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो हकायक बयान कर रहा हूँ। देखिए, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो कहा यह जा रहा था कि ब्रायलर मुर्गी का रेट और अंडों का रेट जो है वो सिर्फ हमजा शहबाज बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से बढ़ रहा है। और अभी भी रिसेंटली एक वजीर की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि हमजा शहबाज जो है वो जेल में बैठ के अंडों का रेट जो है, अंडों के रेट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। खैर उस चीज को छोड़े, अभी तो हमजा जो है वो हुकूमत में नहीं है, तो भाई खुदारा आप उसको कंट्रोल कर लेना। आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके अपने कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने शेड्स हैं, उन्हीं से कोई मालूमात ले लें कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बात तो तब होना कि जब आपने अवाम को रिलीफ भी देना है, और इस पे कोई सोच भी नहीं रहा। और यही वजह है कि आपको हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुरनूश की कीमतों में इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। चीनी हो, अंडे हो, सब्जियां हो, ये सब चीजें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर तो फिर अपोजिशन सही कहती है ना, अपोजिशन 2 अंडों के ऊपर लिखती है, एक अंडे पे लिखती है कि करप्ट अंडा 10 रुपए और सादिक और अमीन अंडा 30 रुपए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये चीजें आपको सोशल मीडिया पे हर जगह नजर आ रही हैं, लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि रिलेट करते हैं ना लोग। फिर जब लोग परेशान होंगे तो अल्टीमेटली लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाती, वो इसी तरह से चीजों को रिलेट करते हैं। खैर, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद जो हैं अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनको होशियार होना होगा। ब्रेक के बाद हम इस पे डिटेल पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर यह है कि एफबीआर अफसरान को टास्क दे दिया गया है और टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस कारोबारी अफराद के गिर्द अब घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा तब होगा जब एक्चुअली इसके नताइज भी नजर आना शुरू होंगे। खबरें तो ऐसी हम बहुत सारी देखते हैं, लेकिन आम आदमी हमेशा
पकड़ा जाता है, बड़े बड़े टैक्स चोर जो हैं उन पर हाथ डालना मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे इमरान भाई? जी बिल्कुल, FBI को ये रिपोर्ट मसूल हुई थी कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जिनमें टेक्सटाइल मिल हैं, सिगरेट हैं, प्लाईवुड है, जिनका जिक्र जो है वो रिजवान नकवी साहब ने इस खबर में भी किया है कि ये तमाम तर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता ये टैक्स चोरी जो है वो कर रहे हैं। और इसमें डिपार्टमेंटल लोग जो हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से उनको हेल्प आउट जो है वो कर रहे हैं, और ऐसे तो उनके बगैर तो नहीं हो सकता ना। और यही वजह थी कि इस सूरत हाल को जो है वो बेहतर करने के लिए और जो टैक्स का पैसा है वो टैक्स नेट में लाने के लिए, जो पैसा चोरी हो रहा है टैक्स नेट में लाने के लिए अफसरान को ये टारगेट जो है वो सौंपा गया है। अच्छा, इसका ना अगर देखा जाए तो एक चीज़ सामने आती है कि ये जो टैक्स चोरी ताजरों की जानिब से की जाती है उसका खमियाजा जो है वो जो उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। या वो लोग जो आम आदमी है, जो आम सारिफ है, जिनसे गवर्नमेंट जो है वो डंडे के जोर पे टैक्स जो है वो देती है होते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो भी इस तरफ जाते हैं जो हम कहते हैं टैक्स कल्चर आम करना है, लोग भी फिर जान छुड़ाते हैं कि हमने नहीं टैक्स। लेकिन होना पता क्या चाहिए है ना, देखें अब ये कोई मामूली मिल्स नहीं है, जिसमें ये कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है जिसमें सिगरेट है, प्लाईवुड है, टेक्सटाइल मिल्स है, ये तमाम मिले जो हैं। होना ये चाहिए कि जब FBI को ये मालूम हो जाए कि ये इंडस्ट्री, ये लोग, ये बिजनेसमैन जो है ये टैक्स चोरी में मुलव्वस थे, इतने अरसे से ये टैक्स चोरी कर रहे थे, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर FBI सिर्फ 1 2 3 बंदों का नाम पेपर में ऐड के तौर पे दे दे, बिल्कुल ऐड के तौर पे दे दे, सिर्फ मीडिया पे ना चलाए, न्यूज़पेपर्स में ऐड जो है वो दे और बताए कि ये लोग इतने अरसे से टैक्स चोरी कर रहे थे, इनसे इतनी रिकवरी जो है वो की गई है, तो आप यकीन जाने 3 से 4 लोगों का नाम सामने आने से 30 से 40 लोग जो हैं वो राह रास्त पे आ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनका नाम तो बनाएं, लोगों को बताएं तो कि अगर कुछ टैक्स चोरी में लोग मुलव्वस हैं उनके साथ हमने क्या किया है, ताकि लोग होशियार हो जाएं कि हमने ये काम नहीं किया। लेकिन ये जो प्ली बार्गिन कर ली जाती है और नाम जो है वो सीगा राज में रख लिया जाता है या सिर्फ डिपार्टमेंट तक महदूद रख लिया जाता है, तो ये उन लोगों के साथ ज्यादती है जो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, उससे होता क्या है, ऑब्वियसली जो सरकारी खजाना है उसको भी नुकसान होता है और उसके बाद जो टैक्स नेटवर्क है वो तो मुतासिर होता है, लेकिन जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन पर भी टैक्स का बोझ जो है वो मजीद बढ़ जाता है। और नए नए टैक्स जो है, यही वजह है कि फिर नए नए टैक्स जो है वो लागू किए जाते हैं। सही। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर हमारे पास है जी, 5 साल वाली मौजें अब खत्म हो गई हैं। निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की तजदीद सिर्फ 1 साल के लिए अब होगी। जुनेद रियाज साहब की यह खबर है और अब 1 साल के लिए लाइसेंस की तजदीद होगी। मकसद क्या है ये करने का फैसला? देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है। होना क्या चाहिए, देखिए आपको कारकर्दगी की बुनियाद पर उनका लाइसेंस जो है उसको रिन्यू जो है वो करना चाहिए। पहले तो यही होता था कि 5 साल आपने जो है मुझे बताएगा, जिस कदर निजी स्कूलों की तादाद है, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूं, आपको हर गली में स्कूल नजर आ रहा है। इज इट पॉसिबल कि आप जांच सकें कि स्कूल की क्या कारकर्दगी है? ये ना देखिए, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं निजी स्कूलों के खिलाफ नहीं हूँ। देखें, जब आप प्राइवेट स्कूलों में तालीम का वो मेयार नहीं रहेगा जो कभी पहले हुआ करता था, तालीमी मेयार वैसा नहीं रहेगा, जब तक वुज़रा के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ऑब्वियसली लोग अपने बच्चों को क्यों सरकारी स्कूल में भेजेंगे। प्राइवेट स्कूल, आप गली मोहल्ले की बात कर रही हैं, आप यकीन जाने कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो कम फीसें लेते थे, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया इस तरह लेते थे, लेकिन जब इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको टैक्स नेट में लाए और उनसे टैक्स वसूली की, ये सोचे बगैर कि वो आगे क्या करेंगे। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपनी फीसें बढ़ा दी और वो बोझ जो है वो फिर अवाम पर पड़ा ना, कि एक तरफ तो आप सरकारी बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ दोबारा वापस ले जाए, लोगों ने क्या किया, सरकारी स्कूल से अपने बच्चे उठा के प्राइवेट स्कूलों में ले गए और प्राइवेट माफिया को आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आपने उनके आगे घुटने टेक दिए। आप मुस्लिम लीग नून को कहते थे कि राना मशहूद जो है वो ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, ये उनसे मिले हुए हैं। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, मुराद राज साहब आप क्या कर रहे हैं, शफकत महमूद साहब आप क्या कर रहे हैं, आप लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। आप उन्हें ये कहते हैं कि जी कोरोना में आप जो है वो 20% डिस्काउंट दे, कुछ स्कूलों ने क्या, सब स्कूल से जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने सिर्फ
1 महीने जो है वो 20% डिस्काउंट दिया। उसके बाद कोरोना तो पूरे साल से है ना, पूरे साल से है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, वालिदैन जो है वो बच्चों की फीसें पे कर रहे हैं, लेकिन लोग मजबूर हैं, वालिदैन मजबूर हैं सिर्फ इस बिना पे कि सरकारी स्कूलों में ना वो सहूलियात हैं जो प्राइवेट स्कूलों में है, और ना तालीम का वो मयार है, और ना असातिज़ा जो है वो इस काबिल है जितना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, इतना सरकारी स्कूलों में नहीं सिखाया जा रहा। लोग मजबूर हैं, वो फीसें जो है वो पे कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फीसें जो है वो उतनी ही वसूल की जा रही हैं जितनी नॉर्मल डेज में वसूल की जाती हैं, तो वालिदैन वो देने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, और ये सारा किया दरा किसका है? इस गवर्नमेंट का। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो लाइसेंस की तजदीद का 1 साल का टाइम रखा गया है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं इससे शायद कोई बेहतरी भी आ जाएगी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से क्रिसमस की सेलिब्रेशन सिटी न्यूज़ नेटवर्क में की गई। हमारे जितने भी मसीही वर्कर्स थे उनके लिए स्पेशल तकरीब का इनेकाद किया गया, और अभी शहर भर में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे मसीही बहन भाई जो हैं वो क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। अभी हम आपको लिए चलते हैं शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों की जानिब, जहां पर खुसूसी दुआया तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। साउथ बट की जानिब हम रुख करेंगे, सेंट एंथनी चर्च में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मसीही जो हैं वो आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, खुसूसी दुआया तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। जी साउथ, बताइएगा। आज बिल्कुल सेंट एंथोनीज चर्च में आज सुबह 8 बजे से ही दुआया तकरीबात का बाकायदा तौर पर जो आगाज़ है वो किया जा चुका था। इस वक्त कुल मसालिक उलमा बोर्ड, नेक्टा समेत दीगर जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका एक वफ्द यहाँ पर आया है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर चर्च का विजिट किया है और मजहबी रवादारी के हवाले से यहाँ पर बातचीत की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हाउ इज़ द डे? और पुलिस की जानिब से और नेक्टा का वफ्द यहाँ पर आया, कुल मसालिक उलमा बोर्ड के लोग मौजूद हैं, क्या पैगाम फैला रहे हैं आज? जी, आज यसू अल मसीह की ईद विलादत है। ईद विलादत की ईद बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है। आज हम बड़े खुश भी हैं कि दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की वजह से इस तरह की इबादत नहीं हो सकी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने पहली वेव में भी सब ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया, आज भी कर रहे हैं, और इसी वजह से ही आज हम सारे मिलकर क्रिसमस भी मना रहे हैं। मैं अपने तमाम बहन भाइयों का जो यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ हैं आसम मखदूम साहब और बाकी तमाम मेंबर भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद से आए हैं, नेफ्टा की तरफ से आए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के काज़मी आप देख रहे हैं, एसपी काज़मी साहब हैं, डीएसपी नवीद हैं, बाबर इधर हैं, हमारे एसएचओ हैं और बाकी भी तमाम। तो पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने जैसे मिलकर पाकिस्तान बनाया है, इसी तरह पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इन तमाम वबा और मुश्किल हालात से निकालने के लिए भी हम मुत्तहिद हैं। और आज क्योंकि क्रिसमस के साथ साथ कायद आज़म का यौम पैदाइश भी है, कायद आज़म ने हमें ख़ास पैगाम दिया कि ये मुल्क सब का है और मज़हब अपना अपना है, रियासत सांझी है। तो आए हम मिलकर आज अहद करें, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो वफ्द आया है नेक्टा का, कुल मसालिक उलमा बोर्ड का, पुलिस का, उनकी जानिब से भरपूर मजहबी रवादारी का पैगाम दिया गया है और क्रिसमस के साथ साथ 25 दिसंबर की भी जो विशेज़ हैं वो अहले पाकिस्तान को ये कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साउद हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया है। और फिर कोरोना की वजह से जिस तरह से हमने देखा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महदूद हो गई हैं, लेकिन ये त्यौहार जो हैं ये खुशियों के त्यौहार हैं, तो इन्हें खुशियों के साथ साथ एहतियात से भी हमें मनाना है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सादिया मौजूद है कैथीड्रल चर्च में, उनसे जानते हैं वहाँ पर क्या मनाजिर हैं। ओवर टू यू सादिया। जी हाँ, मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस जो है वो जोशो खरोश के साथ मना रही है। इसका आगाज़ जो है वो दुआया तकरीब के साथ हुआ है। हमने ये देखा है कि लाहौर के मुख्तलिफ चर्चिस में मसीही बरादरी की जानिब से मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। यहाँ पर मेरे साथ कुछ मसीही बरादरी के अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या प्लानिंग की हुई है। ये बता दें कि आज के दिन के हवाले से आपका मैसेज क्या होगा पाकिस्तान के लिए, कम्यूनिटी के लिए? सबसे पहले तो तमाम
कौम के लिए, स्पेशली क्रिश्चियन बरादरी के लिए मैं कहूँगा कि उनको मैरी क्रिसमस। और मेरी उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़, स्पेशली ये जो पैंडेमिक पोजीशन इस वक्त चल रही है अराउंड द वर्ल्ड में, प्लीज़ अपने साथ वाले तमाम लोगों का आप ख्याल रखें और कोशिश करें कि गैदरिंग मत करें आप लोग, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड सिचुएशन राइट नाउ फॉर द सेकेंड लेयर ऑफ द कोरोना, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर ऑल द अरेंजमेंट हियर, फॉर द स्पेशली द सिक्योरिटी फॉर द गवर्नमेंट हियर। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। कुछ फैमिली से और भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बता दें कि आज क्रिसमस के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्रिसमस के हवाले से यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत का और सारी अवाम का जो मसीहों के साथ पूरा तावन करते हैं। और उसके अलावा ये अमन और सलामती का दिन है और हम सबों को सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आज जो है वो सलामती का दिन है और अमन भाईचारे का पैगाम देता है आज का दिन, और मसीही बरादरी की जानिब से दुआया तकरीब के साथ आज के दिन का आगाज़ हुआ। और इसी तरह से आज सारा दिन जो है इनकी जानिब से तफरीह गाहों का भी रुख किया जाएगा, खाबों का अहतमाम भी किया गया है, और इसी तरह से अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये लोग जो हैं अपनी क्रिसमस की खुशियाँ दुआला करेंगे। जी थैंक यू सो मच। सादिया हमारे साथ मौजूद थी और आपने देखा जी क्रिसमस का त्यौहार जो है मसीही बिरादरी मना रही है, और दुआ या तकारीब के बाद सभी के घरों में जो है वो खुसूसी खाने का एहतमाम भी किया जाता है त्यौहार के मौके पर। लेकिन मैं ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि खुशियों के इस त्यौहार को खुशियों से हम तभी मना सकते हैं जब हम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो अगर एहतियात करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहेगी, तो इंशाल्लाह इस तरह के त्यौहार जो हैं पूरी ज़िंदगी हम मनाते रहेंगे और खुशियों के त्यौहार को हम खुशियों के साथ ही सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये तो क्रिसमस के हवाले से हमने डिस्कशन की, शहर में किस तरह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है ये भी आपको दिखाया। 25 दिसंबर कायदे आज़म का यौम विलादत भी है। बानिए पाकिस्तान की जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे और उनकी खिदमत, उनकी जिद्दोजहद, उनकी मेहनत पर रोशनी डालेंगे। नौजवानों के लिए उनके पैगाम क्या थे वो भी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, और ये वो तारीखी अल्फाज जो आपने सुने, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े अल्फाज हैं कि सभी लोग आज़ाद हैं इस मुमलिकत में अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। कायद ने जिस तरह से मेहनत, जिस तरह से जिद्दोजहद करके हमारा ये अलहदा सा मुल्क जिसमें आज हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे जो जिद्दोजहद की गई, जो मेहनत की गई, जिस तरह से कुर्बानियां दी गई, शायद आज हम उनको भुला बैठे हैं। असल मकसद इस वतन की खातिर जो कुर्बानियां दी गई उसका क्या था, शायद आज हम भुला बैठे हैं। लेकिन आज का ये स्पेशल दिन है उनको याद करने का, उन कुर्बानियों को और नौजवानों को कायद का पैगाम एक बार फिर से याद दिलवाने का। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने मुल्क की खातिर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज इस मुल्क को हमारे नौजवानों ने संभालना है, तो नौजवानों के लिए भी स्पेशल पैगाम होगा। साथ ही साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर भी हम रोशनी डालेंगे, उनकी पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद पर भी हम रोशनी डालेंगे। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी, हिस्टोरियन है और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के डीन भी ये रह चुके हैं। तारुफ में आपके साथ करवाऊंगी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश 144वां पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में बसते हैं या पाकिस्तान के बाहर बसते हैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरे, आज बहुत बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन है। हमारे ईसाई भाई दुनिया भर में इसको क्रिसमस मना रहे हैं। मैरी क्रिसमस टू देम। और आज मैं और प्रोफेसर साहब जो कायदे आज़म की स्पीच हमने सुनाई है उसके मुताबिक अगर आज के दिन को हम रिलेट करें तो मसीही बहन भाई जो हैं अपने गिरजा घरों में अपना त्यौहार मना रहे हैं, मस्जिदों में तमाम हमारे मुस्लिम बहन भाई आ जा रहे हैं। तो जैसे कायदे आज़म ने खुद कहा कि सभी लोग आज़ाद होंगे अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, तो बिलाशुबा आज हम इसकी मिसाल भी देख रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये 11 अगस्त 1947 को तकरीर की तो बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि कायद आज़म ने अपने दो कौमी नज़रिए की नफ़ी की।
दर हकीकत जो लोग कायद आज़म को नहीं पढ़ते, ज़्यादा नहीं जानते, ना ही तारीख को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, तो उन्हें ये कायद आज़म की तकरीर अजीब लगी और उसको उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। हालांकि 1940 के खुतबा में जो उन्होंने करारदाद लाहौर में भी अक़लियतों के हकूक़ की बात की थी। फिर 1946 के तहत जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उस वक़्त भी हमें जो 5 मुसलमानों की कोटे पे जो वज़रा बनाए गए, उसमें भी कायद आज़म ने एक हिंदू को, हालांकि कांग्रेस ने किसी मुसलमान को नहीं बनाया, लेकिन कायद आज़म ने एक हिंदू को बनाया। गोया उनका जो तस्वीर पाकिस्तान था वो रियासत मदीना वाला था, जिसमें मज़हब की बुनियाद पर लोगों के हकूक़ का तयन नहीं करना था, सिविल लिबर्टीज़ का बात करनी थी और इक्वल सिटीजनशिप की बात करनी थी। और ये उन्होंने कहा, और यही दर हकीकत पाकिस्तान बनाने की बुनियाद थी, क्योंकि हिंदुस्तान में हम ये महसूस करते थे कि मुसलमानों को ना तो उनके कल्चरल ग्रोथ हो रही है, ना उनकी मजहबी आज़ादी है, ना उनको सियासी हकूक़ दिए जा रहे हैं। और कायद आज़म पैरेलल एक जो रियासत बनाने जा रहे थे, वो आज के हिसाब से हम जिसे सेकुलर समझना चाहते हैं, वो उनके नज़दीक इस्लाम एक सबसे बेहतरीन सेकुलर निज़ाम देता है, जिसमें आप डाइवर्सिटीज़ है, सिर्फ डाइवर्सिटी रिलीजन की नहीं है, कल्चर की है, इलाकों की है, इंसानों की है। डाइवर्सिटी के बावजूद हार्मनी है, वो ये हार्मनी क्रिएट करना चाहते थे और वो हम उस तगदो में लगे हुए हैं। आज भी आप देखें हमारे क्रिश्चियन भाई, सिख, हिंदू, पारसी यहाँ रहते हैं, उनको कोई बज़ाहिर मजहबी ऐसी तंगी नहीं है, मुश्किलात नहीं है, बहुत आज़ादी है। आज आप देख ले सेलिब्रेशन जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर और ईसाइयों और बाकी जितने भी लोग हैं मना रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये आला नमूना है कायद आज़म के ख्वाब का। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, हम फोकस इस चीज पे कर रहे हैं कि कायद की जिद्दोजहद, उनकी मेहनत हम अपने नौजवानों को बताएं, ताकि ये मुल्क जिसका मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है वो इसको संभाल के भी रखें। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो यूथ है वो तकरीबन 60 to 70% है। ये ह्यूमन कैपिटल है हमारा, बहुत बड़ा ऐसा हमारे पास कैपिटल है, ये एक रिसोर्स है हमारे पास। इस रिसोर्स को हमें चैनलाइज करना है। उसको बेहतरीन तरीका ये है कि कायद आज़म के अफकार पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को देखें कि कायद आज़म ने कैसे जदोजहद की, कैसे तालीम हासिल की, तालीम हासिल करके कितनी मेहनत करके उन्होंने हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया। ईमानदार और मैन ऑफ इंटेग्रिटी, न झुके न बिके, और उनके जो तस्वुरात थे रोज़ बरोज़ अफकार जो थे वो पुख्ता होते चले गए। और फिर उन्होंने जब एक मंजिल का तयन कर लिया करारदाद लाहौर की तरफ, फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर इनफ्लेक्सिबल रहे। और फिर मगर उन्होंने जो मेथड अपनाया पूरा मंत्री का, मोहब्बत का, आशिकी का, ये जो रास्ता अपनाया, हमारे जो नौजवान हैं, बदकिस्मती से चंद मैं नौजवानों की बात करता हूँ, वो सब्र का दामन नहीं थाम रहे हैं, वो मायूसी की तरफ ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। ऐसे में हमारे जो दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, बाहर भी, वो उनको मायूस कर देते हैं कि जी देखिए कायद आज़म ने तो ये ख्वाब दिखाया था, वो पूरा नहीं हुआ। कोई शक नहीं, विजन जो होती है ना, कायद आज़म ने तो ये भी कहा था कि आपको काम और सिर्फ काम करना है और मेहनत भी करनी है। जो आइडियलिज्म होता है ना, जो आइडियालॉजी होती है, वो कभी 1 मिनट में नहीं हासिल हो जाती। आइडियालॉजी है क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले तमाम सूबों को, तमाम अशखास को, तमाम मज़ाहिब को, तमाम इंसानों को, और वो फिर वो फ्लरिश करें। अमेरिका देखे ना, 1783 से लेकर आज तक कितनी तरक्की करके आया है, इंग्लैंड कितनी, फ्रांस कितनी, लेकिन इंग्लैंड एक इतनी बड़ी एम्पायर थी दुनिया की, सुकड़ गई, गलतियां करती गई। और हमारे यहाँ जो हमने जो गलतियां की हैं, बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, बहैसियत रियासत, बहैसियत माशरा, हमें उन्हें अपनी गलतियों से सीखना है और अपने बच्चों को, अपने यूथ को बताना है। देखिए हमें, हमारा अलमिया क्या है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, इस तरफ नहीं देखते, हमें अपनी तरफ देखना है और अपना एहतिसाब खुद करना है। हम दूसरों पे उंगली उठा लेते हैं। मेरा ख्याल है उस पर तवज्जो आप हटाकर अपने पे देखें। अपना अगर हम तवज्जो दें तो मैं ये समझता हूँ इंडिविजुअली जब हम तरक्की करते हैं ना,
तो ख़ानदान तरक्की करता है। बिल्कुल आपने सही और कहा। ख़ानदान तरक्की करता है तो माशरा करता है, माशरा करता है तो मुल्क करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब मुल्क करता है तो फिर बड़े अक़वाम में हम शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कुछ कायदे आज़म की जिस तरह से हमने बार बार जिक्र किया कि अलहदा मुल्क हासिल करना एक बहुत बड़ी कुर्बानियों से गुजर कर आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो कुछ वो चीदा मुश्किलात जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे जो वाकई बहुत बड़ी मुश्किलात थी और कायदे आज़म ना उसमें हटे, ना घबराए और ना पीछे हुए, ना दुश्मन से डरे? देखिए, कायदे आज़म 1940 तक इसी जदोजहद में लगे रहे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबरी के हकूक़ मिल जाए। बिल्कुल। इसी जदोजहद में लगे रहे कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियती सूबे हैं वहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी मिल जाए। अच्छा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो फिर उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा किया। अच्छा, जब पाकिस्तान का भी मुतालबा कर लिया तो मुखालफत किसकी? सबसे बड़ी मुखालफत तो अंग्रेज़ों की तरफ से, जिनका दुनिया में सबसे बड़ी प्राइड, सबसे बड़ी जो कॉलोनी थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट है, बड़े आज़म छोटा आज़म है कॉन्टिनेंट। वो मुखालफत, दूसरे कांग्रेस की मुखालफत, तीसरे हिंदुओं की मुखालफत और चौथे बदकिस्मती से हमारे अपने कुछ उलमाए दीन उसकी मुखालफत में थे, जिनकी अपनी एक वजह होगी, ज़रूर होगी कि ये इसके टुकड़े ना हो। लेकिन 1940 में हिंदुस्तान मुत्तहिदा रह सकता था जब काबीना मिशन प्लान को मान लिया गया और ये कहा गया कि 10 साल तक हम मान लें कि 10 साल तक हम वफाक बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी दे दें। अच्छा, 10 साल तक के लिए जिना मान गए और उसमें ये जिना से कहा गया कि पंजाब और बंगाल को तकसीम कर देंगे अगर आपने अभी पाकिस्तान लेना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पंजाब और बंगाल टोटल वह नहीं चाहिए, जिसे वो कहते थे मेम्ड म्यूटिलेटेड मौत हिटन पाकिस्तान, मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। अब उस वादे पे वो कायदे आज़म चल पड़े और पूरी हुकूमत बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी। उस इंटरिम गवर्नमेंट में जो तमाशा लगा, कांग्रेस ने जिस तरह की नफरत और मुश्किलात पैदा की मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए, लिहाजा लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान को 10 साल से पहले जब तकसीम करना पड़ा तो वो हमें नुकसान क्या करके दे गया? पंजाब और बंगाल तकसीम कर गया। अच्छा, जब पंजाब और बंगाल तकसीम किया, अगर ना होता फर्ज कीजिए तो आज ईस्ट पंजाब और पाकिस्तान इकट्ठा होता, मसला कश्मीर ना होता, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल इकट्ठा होता तो मशरक़ी पाकिस्तान ना बनता, हमारी 4 जंगें ना होती और हिंदू इतने और इंतहा पसंदी की तरफ ना जाते। तो मैं ये समझता हूँ ये कोई आसानी से नहीं था। जो जद्दोजहद है वो बड़े उम्र लंगियाँ अब्बा पा, वो एक लम्हा जो कायदे आज़म का गुजरा है वो पीछे मुड़ कर देखते थे, लोग मायूस हो जाते थे, डर जाते थे, बिक जाते थे। लेकिन फिर एक उन्होंने, उनका करिश्मा ये था कि उन्होंने एक कौम बना दी, मुसलमानों को एक कौम बना दिया, फिर ये कि एक नेशन स्टेट लेकर दे दी, फिर उस नेशन स्टेट को मुस्तहकम भी बहसियत गवर्नर जनरल कर दिया और फिर इतने उनके शानदार खूबसूरत अल्फाज और ख्यालात हैं, अगर हम उनको पढ़ें और उस पर हम अमल करें तो मैं ये समझता हूँ हमारे जो बच्चे हैं या हमारे सब लोग जो हैं वो हम अपने आप को, नौजवानों के लिए कायदे आज़म का जो पैगाम था उसकी तरफ हम जरूर आएंगे। कुछ कायदे आज़म की पर्सनालिटी के बारे में बताइएगा, जिस तरह से तस्वीर हम देखते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में, कुछ संजीदा शख्सियत के हामिल वो लगते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहले एक शादी हुई 1892 में जब उनकी उम्र बमुश्किल 16 साल थी और उनकी जो वाइफ थी वो 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई, फिर वो इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। फिर जब दूसरी शादी हुई जो उनके दोस्त की बेटी थी जो अभी जवान नहीं हुई थी, 18 साल की नहीं हुई थी, तो वो उनके घर जाते थे, शी फेल इन लव विद हिम। वो 2 साल जो जिना पर गुजरे तो आज जिसे हम हरासमेंट कहते हैं वो कैसे हरासा हुए वो काबिल गौर है। फिर जिना ने उनसे लव मैरिज की, जब वो जवान हुई मुसलमान किया है, तो वो जो कहानी है ना, अगर उस पर ड्रामा बने, मूवी बने तो मैं ये समझता हूँ कि वो हसीन तरीन कायदे आज़म का दौर है वो। अच्छा, ये जब अब फिर उन्हें देखिए इसके साथ साथ मोहब्बत भी हुई, रोमांस भी हुआ, उन्होंने ड्रामों में भी हिस्सा इंग्लैंड में लिया, अदाकारी की भी कोशिश की, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो उन्होंने नस्ल बना लिया, मंजिल से नज़र नहीं हटाई। हमारा आलमिया क्या, हम अपनी मंजिल, ये चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में आपके, देखे ना ये रूहानी रिक्वायरमेंट है, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इंटेग्रिटी थी,
उनका कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा आसपास की जो अट्रैक्शन भी थी उनको उनके राइट ट्रैक से नहीं हटा सके। ये चीजें उनको देखिए ना, आप हिंदुस्तान के सबसे नामवर वकील बनते हैं, बड़े बड़े मुकदमात जीतते हैं और फिर इतनी भारी फीस लेते हैं, फिर जब आप अपने ही जब मुल्क का मुतालबा करते हैं तो जब अपने ही एक जलसे में दाखिल होते हैं तो टिकट खुद खरीदते हैं और आप पे कोई उंगली उठा नहीं सकता कि आपने मॉरल, फाइनेंशियल, लीगल ऐसी कोई प्रैक्टिस की हो जिस पर आप पर इल्ज़ाम लगे हों या शकूक पैदा हुए हों। वरना इतना बड़ा आदमी इतने मुखालिफ ग्रुपों में रहता हो, और अगर जो हमारे बहुत सारे जो दुश्मन थे उन्होंने कायद-ए-आज़म के हवाले से बहुत गैर मुहतात अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत किरदार कुशी करने की कोशिश की, लेकिन कायद-ए-आज़म ने उन्हें अपने दिमाग में तारी नहीं किया। हत्ता कि लॉर्ड जो माउंटबेटन की बीवी थी एडविना, उसके और जवाहरलाल नेहरू के बारे में उन्हें कहा गया कि इनके दरमियान ताल्लुकात हैं, रोमानवी ताल्लुकात हैं और वो फैसले पे असरअंदाज हो रही है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं, ये उनका जाती मामला है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। तो इतना अच्छा इंसान अगर हम उनके ये खुसूसियात अपना लें कि हम अपना नस्ब तय कर लें और हम उस पर चल पड़े, ईमानदारी से काम करें और अपना नाम कमाए, अपने खानदान। देखिए उन्होंने पूरी जिंदगी एक मिशन बना लिया, वो मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, उससे पहले मुसलमानों नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की बात की। अभी पाकिस्तान अभी बना है 14 अगस्त को, 11 अगस्त की तकरीर देख लीजिए, वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे हैं, ईसाइयों के लिए भी कह रहे हैं, यहूदियों के लिए भी कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि फातिमा जिन्ना का किरदार उनके साथ क्या रहा जद्दोजहद पाकिस्तान में, इस पे भी हम रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बानी पाकिस्तान के ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं पे हम रोशनी डाल रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि फातिमा जिन्ना भी उनके साथ में शाना बेशाना इस तमाम जद्दोजहद में नजर आई, कैसे रोशनी डालेंगे आप इसको? मादरे मिलत फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी और उन्होंने डॉक्टर्स भी बनी और कायद-ए-आज़म का जिस तरह उन्होंने साथ दिया, ये एक बहुत ही आला नमूना है कि कायद-ए-आज़म औरतों के हकूक़ के कितने दाई थे। एक तो उनका ख़ानदान में उनको पढ़ाना और उनको तरबियत देना, मगर बदकिस्मती से 1929 में जब उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हुई और उनकी बेटी को संभालना था, तो फिर मादरे मिलत फातिमा जिन्ना ने प्रैक्टिस छोड़ दी और वो उनको संभालने लग गई। फिर वो इंग्लैंड से जब वो वापस आए 34 में, तो मादरे मिलत भी उनके साथ शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। फिर 1934-35 में जब औरतों का उन्होंने विंग बनाया तो उसमें उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। फिर जो 40 से 47 तक दिन रात जहाँ जलसा जुलूस कॉर्नर मीटिंग कायद-ए-आज़म के साथ मादरे मिलत फातिमा जिन्ना मौजूद थी और उनकी वफात तक रही। फिर उनके साथ ज़ाहिर आप जो बलूचिस्तान में वहाँ पर ज़ियारत में भी उनके साथ रही। फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी खिदमत है, मगर उसके साथ जो फ़ायदा क्या हुआ कि जो वो ख़वातीन जो मुसलमान ख़वातीन पर्दों में थी, जो अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले रही थी, इससे पहले तो भी अम्मा ले रही थी ना, मोहम्मद अली जौहर की वालदा ने लिया, फिर उनके शौकत अली की बेगम ने लिया, तो ये ख़वातीन का एक ग्रुप बन गया जो कि स्टार्ट तो एलीट क्लास से हुआ, फिर निचली सतह पर हुआ। फिर आप ये देखें कि इन्हीं ख़वातीन ने 1945 के इंतखाबात में, 46 के इंतखाबात में, फिर यहाँ पर जब सिविल नाफरमानी हुई पंजाब में और KPK में, जिसे उन दोनों NWFP कहते थे, ख़वातीन बच्चे बच्चियाँ कॉलेज की बच्चियाँ वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने घरों से मर्दों को निकाला, वो डले, जिसका नतीजा आप समझते हैं कि 100% जो मरकज़ में नशिस्तें मिली उनमें ख़वातीन का भी हिस्सा था, जो कि फातिमा जिन्ना रोल मॉडल बनी और आज भी वो रोल मॉडल हैं। और ये देखिए कि उन्होंने शादी नहीं की है। अच्छा, ये अजीब है कौमों की ज़िंदगी में, जो जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे या उनकी ये बहन है, ये लोग
इनके नज़दीक ये मटीरियल चीज़ें जो हैं वो गैर अहम हो जाती हैं, अहमियत नहीं रखती थी और इनका मिशन अहम हो जाता है। तो ये जो दीवाना लोग होते हैं, ये जो जुनूनियत है ना, ये उनमें पाई जाती थी। तो अगर आज भी हमें हमारी बच्चियों को आगे बढ़ना है तो इनसे हमें ज़रूर इनके जो अक़वाल है, इनके जो अमल हैं, उन पर अमल पैरा जिंदगी के यहाँ पहलुओं पे अगर हम सिर्फ रोशनी डालने कायदे आज़म के, तो बहुत चीजें जो हैं हम बेहतर भी कर सकते हैं, अपने प्यारे मुल्क की हिफाजत भी कर सकते हैं। कायद के फरमुदात जो है नौजवान नस्ल को जरूर पढ़ने चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज यौम पैदाइश है और ब्रेक से पहले हमने उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू, पाकिस्तान के लिए उनकी जिद्दोजहद और फिर उनकी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ पहलू हमने डिस्कस किए थे। अब क्योंकि खुशी का मौका भी है तो हम चाहते हैं कि ज़बरदस्त अंदाज में बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन भी पेश करें। तो जब बात की जाती है ज़बरदस्त अंदाज की, खूबसूरत आवाज़ की, और कायद ने भी बार बार जिक्र किया कि नौजवान ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं, उन्होंने ही वतन को संभाला देना है, उन्होंने ही वतन को आगे लेके चलना है। तो एक हमारे नौजवान कलीग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खूबसूरत आवाज़ के हामिल भी हैं और इंतहाई खूबसूरत दिखते भी हैं। तो हमने कहा क्यों ना उनको बुलाएं और आज के इस दिन के खास तौर के मौके पर जो है हम उनसे कुछ सुने भी। अस्सलाम वालेकुम तंसीर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, यह आपने इतनी तारीफ कर दी और मैं आपकी सारी तारीफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि वाकई मैं तंसीर की आवाज़ की फ़ैन भी हूँ और जब कभी भी मैंने कोई फरमाइशी गाना सुनना होता है तो तंसीर हमेशा से ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना भी सुनाता है। तंसीर, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, जैसे आपने बड़ा अच्छा उसमें इंट्रो में बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, अल्लामा इकबाल ने हमेशा से ही नौजवानों को फोकस किया। उनका फोकस ऑफ अटेंशन हमेशा नौजवान रहे कि नौजवान मेहनत करेंगे, आगे आएंगे तो ही मुल्क जो है वो आगे चल सकता है। किसी भी सिचुएशन में आप देख लें, आपके सोशल इश्यूज हों, किसी भी जगह पर जब आप अपने नौजवानों को अच्छा से ट्रेन कर देंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे तरीके से मिलेंगे। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरा एक ही पॉइंट है, या ज़ाती तौर पे सोचता हूँ, हालांकि अमल करना ज़ाहिर है उसमें थोड़ी बहुत कोताही हो जाती है, लेकिन सिर्फ तस्वीर की हद तक कायद आज़म की रिस्पेक्ट करना, उस तस्वीर को इज्जत देना, उससे कई ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जहाँ आप तस्वीर दे के वहीं पर अपने आप को रियलाइज़ करवाएं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किस तरह से, किन किन जगहों से, किन मुश्किलात से गुजरते हुए पाकिस्तान में दिया, और जो उन्होंने हमसे डिमांड की, जो हमारी से उनकी एक्सपेक्टेशन थी नौजवानों से बेसिकली, उस पर पूरा तरह वही ऑनेस्टी है, आपकी एजुकेशन है जो बहुत जरूरी है यहाँ पे, अवेयरनेस, एजुकेशन विद अवेयरनेस ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। मेहनत, लगन और काम काम और सिर्फ काम, ये था कायद का पैगाम नौजवानों के लिए। तो तंसीर, आज के दिन के मुनासबत से अपनी खूबसूरत आवाज़ में आप किस तरह से कायद आज़म को खिराज तहसीन पेश करेंगे? मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, और हमेशा से जब भी मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसी पर्सनैलिटी के हामिल थे कि वो एक रोब आता है। बिल्कुल। तो आयशा जो आप प्रोड्यूसर हैं, जी जरूर जरूर, और आपने भी ये मुझे स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट नहीं सॉरी, हुक्म पर मैंने ये तैयार की है। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मिल्लत की जिस्मो जहां है मोहम्मद अली जिन्नाह। बहुत ही खूबसूरत शेर। लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, ऐसी कड़ी कमान है मोहम्मद अली जिन्नाह। मोहम्मद अली जिन्नाह। फिर ए कौम अपने कायद आज़म की कदर कर, ऐ कौम अपने कायद आज़म की कदर कर, इस्लाम का
निशान है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार पर, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार पर, तकदीर की अज़ान है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त। तनसीर, जब आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो एक जज्बा, एक अलहदा सा जो है ना वो दिल में आ जाता है। कहने लगा था कि जो समझने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनसे भी, बल्कि मैं अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए सुर में, क्योंकि ये नाम इतने बड़े हैं, जिस तरह से गूज बम्प्स बेसिकली आपके रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि जब भी अभी जैसे मैं गा रहा था तो लिटरली सुर पे इतना फोकस नहीं था, लेकिन मेरा फोकस था वो सारी हिस्ट्री, जब कायदे आज़म ने तहरीक चलाई, जब सबको इकट्ठा किया, और कितनी मुश्किलात आप देख लेना कि मिसगाइड करने वाले बहुत थे, उनको ऑफर्स कितनी थी, आपको बहुत सारे लोग रेडी बैठे होते कि आप इतने आप इस चीज से हट जाएं, हम आपको ये बेनिफिट्स दे देंगे। फिर अपनी फैमिली को छोड़ देना, उनकी सेहत, जो सबसे इनकरेजिंग चीज है ना आप हुबुल वतनी में जो कर सकते हैं कि अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज किया। उनको टीबी थी, डॉक्टर ने, वो ये बहुत ही मशहूर है। ये तमाम जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो वाकई वतन से मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले वतन है। फिर बिल्कुल बिल्कुल, और वतन से मोहब्बत का जब जिक्र तनसीर ने किया है तो हमें क्लोजिंग की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ वतन से मोहब्बत का इजहार तनसीर किस तरह से कर रहे हैं। तनसीर, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया मैं अदा कर दूं, लेकिन जाने से पहले वतन से मोहब्बत का इजहार आप किन अल्फाज में करेंगे? जी बिल्कुल, वो उस्ताद अमानत अली खान साहब ने बहुत अच्छा एक नगमा गाया हुआ है और वो हर दिल अजीज़ नगमा है। तो कायदे आज़म को भी हम, मोहम्मद अली जिन्ना को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, हमारे बानी हैं, काबिल एहतराम और अकीदत है उनसे, और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं ये नगमा पेश कर रहा हूँ। ए वतन प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा है कभी मेरे इरादे गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बच दयाल, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन ये साल, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तू दिल फिरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना आंगन, तू नवारेज़ अनाद का
बाहरी मस्कन रंगो आहंग से मामूर तेरे को दमन। जबरदस्त। है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त था।